आपको यकीन नहीं होगा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था। मैं सोच के गया था कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ूँगा और वहाँ हिस्ट्री मिल गया तो हिस्ट्री लेके आ गया। जो भी हुआ है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट से हुआ है। मुझे हमेशा से कम्युनिटी के लिए काम करने का शौक था। शुरू से ही हम लद्दाख के लिए काम करते थे। तो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी आए थे और वो एक गाँव में आए थे और गाँव में आके हर रोड इवन लोगों के घर के वॉशरूम कैसे वो भी देख के वीडियो बना के ले जा रहे हैं। तो उस लेवल का रिपोर्टिंग मैं आपको दूसरा इंसिडेंट सुनाऊंगा। जो जब हमारे मंत्री जी गिरिराज सिंह जी आए थे, वो इतना कंसर्न थे कि एक घर में एक सिलेंडर पे कितना खर्चा हो, बिजली पे कितना खर्चा हो। तो उसी चक्कर में उन्होंने एज अ मॉडल 3 विलेजेस को हर फैमिली को इंडक्शन कुकर दे दिया। कौन नहीं चाहेगा कि जस्ट हिमालय से उनके पूरे देश का जो ड्रेनेज सिस्टम वही से चलता है। जो क्या बोलेंगे, नदियाँ जहाँ से शुरू होता है वो जगह पे प्रोटेक्शन किसको नहीं चाहिए। पहले मैं सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी हमारे लद्दाख के यूथ आइकन से। सर आपके इतने क्रेडेंशियल हैं, मेरे को अपनी डायरी में एक बार देख के पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही। तो इसलिए आप हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ पश्मीना ग्रोवर्स मार्केटिंग ग्रुप, प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा, ऑनरेबल काउंसलर of LHDC Lee. Thank you so much, Jule, and welcome. थैंक यू जी, थैंक यू। अंग्रेजी में कहावत है सर, अ मैन विद टू मेनी फेदर्स ऑन योर हैट। तो ये आप पे पूरा सूट होता है। तो आप यहाँ के यूथ के लिए तो इंस्पिरेशन है ही, लेकिन आप लद्दाख की आवाज भी हैं। कम से कम हमारे लिए तो है और लद्दाखियों के लिए भी डेफिनेटली है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, एक जो पहला सवाल है कि आपके आसपास के लोग जो आपको सुनते हैं और जो आपको जानते हैं, वो तो आपके बारे में और जानना चाहते ही हैं, बट हमारे देश के जो यूथ हैं और यूथ के अलावा जो ऑडियंस आपको देखेगी सुनेगी, वो भी आपको इन सब टाइटल्स से तो जानेंगे ही जानेंगे, बट आप एज अ पर्सन कौन हो और आप अपने आप को कैसे पूरे देश के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहोगे कि आप क्या हो। तो ये मेरा पहला सवाल। जी थैंक यू परनीत जी। बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन था, पर हर मच जो डिजर्व। चीज़ जो आपने बोला है शायद ही सत्य है। पर आपने जैसे कॉन्टेक्स्ट सेट किया कि हम नरोपा में मिले, और नरोपा स्पेशली मेरे लिए बहुत ही पर्सनली बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मेरे लाइफ का फेज़ था, जहाँ से मैंने अपना करियर का शुरुआत किया फॉर्मली, और बहुत कुछ सीखने को मिला। ना केवल अपने काम से, बट स्पेशली जो ब्रिलियंट ब्राइट फेलोज़ थे जैसे आप थे उसमें, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो यही है जो जो टू मैनी फेदर्स का आपने बात किया, वो हो सकता है कि दिखने में अच्छा है, पर काफ़ी चीज़ें एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है, क्योंकि आप एक रीजन को एक एज ए इलेक्टेड काउंसलर रिप्रेजेंट करते हो। एट द सेम टाइम चांगथांग पश्मीना ग्रोअर्स कोऑपरेटिव, जिसमें तकरीबन तकरीबन पूरा चांगथांग बेल्ट ही आता है, और उनके जिन मेजर प्रोडक्ट जो पूरे लद्दाख में नहीं बल्कि देश में फेमस है, पश्मीना फाइबर जो इंडिया में सिर्फ लद्दाख में ही मिलता है, तो उसका मार्केटिंग, उसका जो आ, जितना भी उसका डेवलपमेंट को लेकर एस्पेक्ट्स को लेकर हो, उसको प्रमोशन करना, और एट द सेम टाइम उनके साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का यूथ फ्रंट भी उसको जगल करना बहुत मुश्किल है, और काफ़ी ओकेजन्स पे काफ़ी काम शायद कॉम्प्रोमाइज़ भी होते होंगे, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो यही है। और दूसरा बड़ा ऐसा, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करते समय मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ उखाड़ लिया है, अभी बहुत शुरुआत ही किया है, और काफ़ी कुछ देखने को है, और काफ़ी कुछ बहुत जल्दी भी देख लिया है, और उसके लिए मैं
जितना भी ग्रूमिंग के स्टेज पे स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर या करियर के स्टेज में जैसे नरूपा फेलोशिप है, उन सबको मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ। बिल्कुल। उन्हीं की वजह से ही मुझे शायद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का एक टाइम मिला है। बाकी और आगे सवालों में कुछ और ज़्यादा बोलने को मिलेगा। एक चीज़ लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बातचीत के दौरान भी बताया था कि आपको इतना नहीं था पॉलिटिक्स में आने का, पर ड्यू टू सम फैक्टर्स हुँ, हुँ, हुँ। आपने सोचा कि मेरे को आना ज़रूरी है, हुँ, हुँ। क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएँ कि वो एक्सपीरियंस जब आपने सोचा कि हाँ, नहीं ये ज़रूरी है और ये भी करना ज़रूरी है, हुँ, हुँ, वो हुँ। आपको कब क्लिक हुआ हुँ, और हुँ, आपने हुँ। वो चीज़ कब सोची, क्यों सोची? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में वो लोग आना चाहते हैं जो बस अपने बारे हुँ, में सोचते हैं, उनको अपना मतलब निकालना है, हुँ, हुँ, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। हुँ, हुँ, क्योंकि हमने आपका ग्राउंड वर्क देखा है, हुँ, हमने ये देखा है कि हुँ। कितने लोग आपसे एक्चुअली में प्यार ठीक, करते ठीक, हैं, बिल्कुल। वर्सेस वो लोग जो सिर्फ दिखाते हैं कि दुनिया हमें प्यार करती है, हुँ, पर हुँ, एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही होती हुँ, है। हुँ, हुँ। तो तो उस चीज़ को लेकर मैं शुरुआत करना चाहूँगा लद्दाख की, जो क्योंकि आप लद्दाख में हैं और लद्दाख के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अ, एक जनरल परसेप्शन होता है पॉलिटिशियंस का और उनके बैकग्राउंड का और उनके काम को लेकर एक जनरल परसेप्शन, वो कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उनसे थोड़ा-सा डिफ़र करता है लद्दाख का पॉलिटिक्स। हुँ, लद्दाख के पॉलिटिक्स में जितने भी लोगों ने यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल फील्ड में एज़ अ लीडरशिप पोज़ीशन पे काम किया है, नो मैटर व्हिच पार्टी दे कम फ्रॉम, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी दूसरा पार्टी हो, मेजरली यही रहा है और कुछ रीजनल पार्टीज़ भी रहे हैं। जितने भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ लद्दाख के पॉलिटिक्स में आए हैं, उन सभी का सबसे इम्पोर्टेंट उनका क्या बोलेंगे, एजेंडा। एक एजेंडा पर्सनैलिटी ये रहा है कि सबसे पहले उनका कम्युनिटी है और मोस्ट ऑफ देम ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज़ नोन फॉर देयर ऑनेस्टी और सिंसेरिटी को लेकर। तो उस चीज़ को लेकर हम कुछ नाम ले लें तो लद्दाख के मेजर पॉलिटिशियन है तोपसन सेवांग जी, वो अपने ऑनेस्टी के लिए माने जाते हैं। सिरिंग दोर्जे जी हमारे हुँ, सीधे-सादी पर्सनैलिटी के लिए माने जाते हैं। रिक्सिन जोरा जी अपनी मतलब फ्यूरियसनेस अपना हुँ, जो मतलब बहुत एलोक्वेंटली अपना जो बात रखते हैं और लद्दाख के लिए काम करते हैं, उसके लिए माना जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट उन सभी का ही कॉम्बिनेशन हुँ, हमारे जामयांग सेरिंग नामग्याल जी, वो है। तो हमेशा से लद्दाख के पॉलिटिक्स में जिसको भी आने को मौका मिला है, तो वो सबके लिए ये सब इंस्पिरेशंस रहे हैं और राइट, इसी लाइन पे ही सभी है। राइट। तो ये एक चीज़ था। हुँ, तो दूसरा जो आपने पूछा कि पॉलिटिक्स में एक अननोइंगली आया हुँ, और या फिर आपने कुछ सोचा है, कैसे सोचा पॉलिटिक्स में? मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था कि लाइफ में ये करेंगे पहले, फिर उसके बाद ये करेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था। मैं सोच के गया था कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ूँगा, हुँ। पर वहाँ हिस्ट्री मिल गया तो हिस्ट्री लेके आ गया। तो मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं सोचा। आप इसको आप किसी भी एंगल से देख सकते हो। पर जो भी हुआ है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट से हुआ है। मुझे हमेशा से कम्युनिटी के लिए काम करने का शौक था। हुँ, शुरू से ही हम जब दिल्ली स्टूडेंट यूनियन में थे, लद्दाख के लिए काम करते थे। फिर उसके बाद फिर एक वहाँ के यूथ पॉलिटिकल ग्रुप के साथ भी काम किया। फिर उसके बाद फिर एक सोशल ये एनजीओ के साथ भी काम किया, जो लद्दाख के कल्चर प्रमोशन। तो उसके बाद फिर अपनी रीजनल ऑर्गनाइज़ेशन सेफ चांगथांग करके उसके साथ काम किया। एक नेचुरली हमें कभी ऐसा प्लान नहीं किया कि इसके बाद फिर पॉलिटिक्स में घुसूँगा। हुँ, फिर वैसे करते-करते शायद वही राइट प्रोसेस है। हुँ, तो वही करते-करते एक दिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ फैक्टर्स रहे हैं जिसमें हमारे रीजन में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। हुँ। तो उस वजह से फिर पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट? तो उस हिसाब से ऐसे हो गया। ये सुनने में बहुत इंस्पायरिंग है और आई एम श्योर बहुत लोगों को आपकी स्टोरी से भी इंस्पिरेशन मिलेगा एंड व्हाई नॉट? जी, लीडरशिप का जी। ज़रूरत हर जगह है और एक अच्छे लीडर का होना बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक मेरा दूसरा सवाल जो है ये है कि लद्दाख को अभी हम लोग
आए, मेरी टीम के साथ में आई, तो मैं तो आ चुकी हूँ, पर ये लोग पहली बार आए, तो दे वर मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी ऑफ लद्दाख के क्या जगह है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना सर, कि लोग ज्यादातर मूवीज के थ्रू या फिर मीडिया में जो जो आता है उसके थ्रू लद्दाख को जानते हैं। अब हमको और आपको ये पता है कि ये इससे बहुत ज्यादा है, तो इसमें इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट टेरिटरी तो है ही, उसके अलावा इंडियन आर्मी के लिए भी एक बहुत बड़ा बेस है और बहुत इम्पोर्टेंट बेस है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं और ग्राउंड पे रह के बहुत काम करते हैं यहाँ पे, तो आप क्या चाहते हैं कि इंडियंस या फिर इंडियंस जो नहीं भी है, जो इंडिया के बाहर के लोग भी है, वो आपके थ्रू कैसे आप लद्दाख को बताना चाहेंगे उनको, मतलब लद्दाख के बारे में आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट सेट किया है कि जो लद्दाख इंट्रोड्यूस हुआ है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए मूवीज़ के थ्रू, या अगर नाम ले लें तो थ्री इडियट्स हैं, और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं। आपको पुराने मूवीज़ में आपको मिलेंगे दिल से, आपने देखा होगा शाहरुख खान का और मनीषा कोइराला का, तो उसमें भी लद्दाख का बहुत इंटरेस्टिंग जगह देखे हैं। पहली बार मूवीज़ में लद्दाख देख लिया तो हम खुद हैरान होते थे। तब सिर्फ 2 ही चैनल थे, डीडी न्यूज़ और डीडी 1 और डीडी 2 बोलते थे हम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें खुद लगता था, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया को क्यों नहीं लगे। आज भी अगर हम किसी दूसरे जगह पे चले जाएँ, अगर लद्दाख मतलब स्प्रेड अराउंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, उससे भी ज़्यादा, तो उसमें स्प्रेड आउट है। हम खुद ऐसे-ऐसे जगह हैं जहाँ मैं खुद नहीं पहुँचा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे जगह है, और कभी-कभी हम जाते हैं, जैसे हानले में चला गया, रात को रुक गए, और मतलब न्यू मून है, तो मतलब पूरा वो है, मतलब डार्क है, मिल्की वे देख लिया, तो हम खुद हैरान हो रहे हैं। न्यू वहाँ के लोग खुद हैरान हो रहे हैं, अरे यार! मतलब इंटरेस्टिंग जगह है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने कॉन्टेक्स्ट सेट किया। और मैं उसको जस्ट टू ऐड टू इट, तो 70s में जब पहली बार लद्दाख टूरिस्ट के लिए खुला था, तो टूरिस्ट आते थे मेजरली फॉरेनर्स। और इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब एक अभी लद्दाख में बाइकर्स आते हैं ना, मतलब हज़ारों के संख्या में बाइकर्स आते हैं, और कुछ बाइक्स बिकते हैं इसीलिए ताकि उनको लद्दाख जाना है बाइक उसको लेकर। जी, बिल्कुल। तो एक टाइम पे वहाँ पे एक ऐसे भी इंसिडेंस है जब कोई स्कूटर पे आ गया था लद्दाख, बजाज के स्कूटर पे। तो ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस यहाँ पे हुआ है। पर जब 70s में पहली बार जब लद्दाख खुला था, तो वो जो फर्स्ट ऑफ द ट्रैवलर्स थे, तो वो थे यूरोपियंस। वो कैसे हुआ? तो यूरोपियंस जो थे, जो पहले शुरू में, उससे पहले जब पहली बार लद्दाख के बारे में किसी ने लिखा, तो यूरोपियंस ने लिखा। तो हमारा जो लद्दाख ओनली, नॉट ओनली बट मेजर हिस्ट्री कंपाइलेशन है, वो फ्रैंकी करके उन्होंने लिखा था। उसी को बेस करके जितनी भी स्कॉलरली लिटरेचर या जो भी पेपर्स पब्लिश हुए, उसी को रेफरेंस में रख के लिखा गया था। तो डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग मीडियम है। उन्होंने माउंटेन्स को लेकर लिखा था, पहाड़ों को लेकर लिखा था। तो ज़्यादातर टूरिस्ट जो है वो ट्रैकिंग पे जाते थे, और आमिर खान पैंगोंग पे आया था, तो क्यों नहीं सब पैंगोंग जाएंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज़ आप पढ़ के सुनते हो लद्दाख के बारे में, या मूवीज़ में सुनते हो, वो कुछ भी गलत नहीं है। पर मैं जो जनरली आपके क्वेश्चन पे आए, तो जनरली आप लद्दाख आएँगे, तो आप हर पर्सपेक्टिव पढ़ के आएँ। सिर्फ मूवी देख के ही आ गए तो आप 3 ही जगह जा पाओगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपने मूवी के साथ अगर किताब पढ़ लिया, तो 10 जगह आप मतलब आप जान सकते हो। उसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन कह सकते हो मेरा है कि जो आपने कहा कि अगर लोग आते हैं तो 3 जगह पे आते हैं। अब जैसे मैं भी यहाँ पे 1 साल रही, तो मुझे लगता है कि 1 साल भी कम है पूरा लद्दाख एक्सप्लोर करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शन है पैंगोंग, नुब्रा, सोमोरिरी, ज्यादा से ज्यादा आधे लोगों को वो भी नहीं पता होगा। और ये 3-4 मेजर जो जिनकी बहुत मार्केटिंग की गई है इन द टूरिज्म सेक्टर की, ये है मेन लद्दाख।
पर जितना मैं जान पाई हूँ उस 1 साल में कि ये तो है ही, पर उसके अलावा और बहुत कुछ है जो आप कल्चर वाइज एक्सप्लोर कर सकते हो। कितने आपने फूड ऑप्शंस एक्सप्लोर किए और कितनी जगह, जैसे आपने बोला हानले, चांगथांग, कितने लोगों को पता होगा। तो आपके हिसाब से आप मेरे को सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स देने लगेंगे तो हमारा पॉडकास्ट चलता रहेगा पूरा बिल्कुल दिन। बिल्कुल तो 2-3 कुछ ऐसे एग्जांपल्स इन कॉमन जगहों के अलावा जो आपको लगता है कि लोगों को जाना चाहिए बिल्कुल और उन जगहों का कल्चर देखना चाहिए, और आप बिल्कुल कल्चर एक्सप्लोर करने भी आइए। आप सिर्फ 3-4 दिन पैंगोंग नुब्रा और ये मत देखने आइए, और भी चीजें हैं। इसी तो चीज़ को लेकर मैं वही बहुत इंटरेस्टिंगली कहना चाहूँगा, मतलब इंटरवेंशन है लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट और कल्चर डिपार्टमेंट का। हम्म उन्होंने यूटी बनने के बाद लद्दाख को प्रमोट करने का अलग अलग मीन्स ढूंढा है, हम्म और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने क्या किया है कि जिस भी जगह पे जो भी टाइम बेस्ट होता है वहाँ पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। ओके। मैं कुछ फेस्टिवल्स का नाम लूंगा। वैसे तो एक जो चीज़ है, सितंबर मंथ को मंथ ऑफ कार्निवल करके डिक्लेयर किया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें सितंबर में अभी आप अगर मार्केट में चले जाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेस्टिवल हो रहा होगा। तो उस हिसाब से जैसे सितंबर में अभी लद्दाख फेस्टिवल होने वाला है, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग फेस्टिवल जो शुरू से आ रहा है। सीजन के शुरुआत में अप्रैल और मार्च अप्रैल में तुरतुक जा सकते हैं आप एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल के लिए। फिर सीजन के एंडिंग में तकरीबन ये शाम वैली में स्क्यूरबुचन में बकवीट फेस्टिवल के लिए जा सकते हैं। तो उससे पहले फिर बीच में आप पीक समर्स में नोमैडिक फेस्टिवल करके, चंगथंग का पीक मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन है, तो वहां जा सकते हो। तो वैसे करके आप हर जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये कुछ फेस्टिवल से अगर वो अटेंड कर लिया तो बाय डिफॉल्ट आप लद्दाख के हर पार्ट एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी आज के ही डेट में जब हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं तब ज़ांस्कर फेस्टिवल हो रहा है। तो ज़ांस्कर का सबसे इंटरेस्टिंग जो टाइम है विजिट करने का, वो आज के टाइम पे एक ही जगह पे सारा ज़ांस्कर आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा। ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही टैक्टफुली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और दोनों काउंसिल्स ने इसको प्रमोट किया है। तो उस चीज़ को ही अगर आप कैलेंडर फॉलो कर लो तो आप पूरे लद्दाख को देख सकोगे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, क्या कोई वेबसाइट है या क्या कोई जगह है जहाँ पे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन और मिल यूटी सकती एडमिनिस्ट्रेशन का जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर आपको मिल जाएगा, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। और जो मोनेस्टिक फेस्टिवल का कैलेंडर है वो तो हर कैलेंडर पे किसी भी टूरिज्म डिपार्टमेंट या फिर एजेंसी के वेबसाइट पे मिल जाता है इजीली। ये इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, मुझे भी नहीं पता था ये अभी तक। तो अभी जो भी आएंगे मैं उनको ये डेफिनेटली बताऊंगी कि आप जाइए वेबसाइट देखिए कि क्या क्या और भी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कॉमन चीजों के अलावा। तो ठीक। मेरा तीसरा सवाल ये है कि 1979 के सुपरफिशियल डिवीजन जो हुआ था उस टाइम लद्दाख का, कारगिल से, तो लोगों ने लद्दाख को फाइनली अलग पहचानना शुरू किया और लद्दाख को एक अलग पहचान मिली। तो यहाँ पे दोनों रीजन में अपनी अपनी डेमोग्राफिकल मेजोरिटी है, और इंडिविजुअल स्टेट और यूटी इंक्लूजन्स है, और भी कई सारे डिफरेंसेस है लेकिन दोनों रीजन्स में। तो 1979 के 45 इयर्स बाद क्या ले और कारगिल अभी भी एक दूसरे के आमने सामने हैं, या क्या है इस पूरे वाक्य का एक्चुअल पहलू जो हम कह रहे थे पहले कि सत्य के पहलू होते हैं, तो इसका क्या पहलू है? मुझे जो लगता है इस चीज़ को मैं काफ़ी पॉजिटिवली देखता हूँ। वैसे कंपटीशन एक दो भाई हो तो उन दोनों में भी थोड़ा सा कंपटीशन रहता है, मैं भाई से बेहतर करूँगा या मैं छोटे भाई से बेहतर करूँगा। तो लेह और कारगिल का जो इन अ वे डिवीजन नहीं कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों एक कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, पर जो इनका जो क्या बोलेंगे जो कंपटीशन है वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइड पे कंपटीशन। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको।
जब पहली बार लद्दाख में जो काउंसिल के लिए डिमांड था LHDC के लिए का, जो तकरीबन 1980s से ही उसका स्ट्रगल चल रहा था यूटी बनने के लिए, तो उसके बदले में एक सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें ST मिला। तो उसके स्ट्रगल में भी दोनों साथ थे। जब काउंसिल मिला तो पहले ले को मिला, फिर उसके बाद कारगिल को भी मिला। ये बहुत ही हेल्दी कंपटीशन जो एक कलेक्टिव गोल के लिए किया गया था। यूटी के लिए ज्यादातर मेजर जो जुलूस निकले थे वो ले से निकले थे, पर जब यूटी मिला तो दोनों का इक्वल डेवलपमेंट हो रहा है। और कुछ जगह पे जैसे एकेडमिक्स में अगर ले के बच्चे अच्छे कर रहे हैं तो कारगिल वालों को भी लग रहा है कि हमें भी अच्छा करना चाहिए, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। और कारगिल वाले अभी जब अच्छे कर रहे हैं तो ले वालों को लग रहा है कि हमें अच्छा करना चाहिए। तो एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन का रिलेशन रहा है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा बहुत किसी न किसी मुद्दे को लेकर इश्यूज हो जाता है, जैसे टैक्सी मूवमेंट का इश्यूज है, परमिट्स का। वो एक अपना इकोनॉमिक सोवरेनिटी के लिए अपना अपना कुछ स्टेक्स के लिए वो लड़ते हैं, मतलब एज इन लड़ते एज इन अपना कुछ स्टेक्स रखते हैं, एडवोकेसी करते हैं, वो सब करते हैं। पर वो मुझे लगता है बहुत फेयर है ना। तो उतना ही है, अदरवाइज जनरली ये जो एक डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट में आपको सुनने को मिल सकता है, which is actually I believe that is not very true and clear. So वही है। ये आपने एक अच्छा पॉइंट बोला, जैसे दो भाइयों में लड़ाई होती है, क्योंकि कई जगहों पे ऐसे पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि पता नहीं क्या चल रहा है वहां पे, और पता नहीं क्या ये कर रहे हैं और कैसे लड़ रहे हैं। तो वो पोर्ट्रे जो गलत किया जाता है, ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली, और आपने एक अच्छे तरीके से सबका कंफ्यूजन इस एक लाइन से दूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस ओपिनियन। तो अब बात करते हैं कि लद्दाख के कल्चर और भाषा के बारे में। तो भूटी लैंग्वेज है यहाँ का लोकल, बहुत ही एक प्यारा लैंग्वेज है। मुझे उसका एक वर्ड अच्छे से पता है, झूले। उसका एक्चुअल मीनिंग आप बताएं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि उसका मतलब जैसे हेलो है, तो हेलो मीन्स झूले, बट मुझे और भी सुनने में आया था कि उसका और भी बहुत सारे कॉनोटेशंस है, वो उसका मतलब सिर्फ हेलो नहीं है। तो एक तो आप ये बताएं। है, क्योंकि मतलब इवन बहुत सारे लद्दाखियों को भी शायद मुश्किल से पता होगा, मतलब बहुत लोगों को तो पता होगा, पर मुझे जो पता है, जो मैंने सुना है, तो जूले जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। ऑफ कोर्स सब, अगर कोई भी आपको सिंपली एक्सप्लेन करे तो उसका मतलब हेलो है, हाय है, थैंक यू है, बाय, गुड बाय है, सब कुछ उसी का मतलब थैंक जूले ही है। और उसको जब लिटरल ट्रांसलेशन करते हो तो जू मतलब उसको एक थोड़ा सा एक डायलेक्ट्स का डिफरेंस है, ग्यू बोलेंगे। ग्यू मीन्स आपका हार्वेस्ट है, लेक्स मीन्स अच्छा हो, इट्स काइंड ऑफ अ विश, आप किसी को विश कर रहे हो। एक टाइम पे हमारा पूरा जो लद्दाख था वो एक एग्रेरियन सेटअप था, तो हर कोई एक दूसरे को अगर एक अच्छा विश करना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे ग्यूलिक, आपका हार्वेस्ट अच्छा हो। अच्छा, क्योंकि हर कोई खेती में ही है, हर कोई फार्मर है। तो अगर मैं आपको कुछ विश कर रहा हूँ तो आपको बोलूंगा कि ग्यूलिक, आपका हार्वेस्ट अच्छा हो। एक चीज वो है। दूसरा है, एक दूसरे में ग्यू मतलब चूस बोलते हैं, जो कि हमारे जो क्या बोलेंगे, प्लानिंग को बोलते हैं चूस। अगर प्लानिंग बुरा हो तो चूसगन बोलते हैं, यानी अगर प्लानिंग अच्छा हो तो चूसलेग्स बोलते हैं। अच्छा। वो चूस जो है वो जू बन गया है, तो जूलेक्स। तो हर कोई, इसका मतलब ये है कि हर कोई कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। कोई पढ़ाई का प्लानिंग कर रहा है, कोई अपना पैसे का कर रहा है, कोई करियर के लिए प्लानिंग कर रहा है, कोई ना कोई किसी से भी मिलो वो अपना कुछ प्लानिंग ही कर रहा होता है। तो कोई विश कर रहा है आपका प्लानिंग अच्छा हो, आप जो भी प्लान कर रहे हो वो अच्छा हो, तो विश कर रहे हैं वे। तो उस हिसाब से लिटरल ट्रांसलेशन में जो मैंने सुना है, कुछ हद तक मैं गलत भी हो सकता हूँ, या फिर इसका कुछ और भी बेहतर इंटरेस्टिंग इसका वर्जन हो सकता है, पर जो मैंने अपने जो सीनियर्स जो भी होंगे, स्कूल के टीचर हो या किसी स्कॉलर से हो, मैंने उनसे जो सुना है वो यही है।
तो बट वो इंटरेस्टिंग है। ये मेरा भी काफी डाउट इससे क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं यही हम्म, लगता था कि हम्म, पता था कि और भी मीनिंग्स है, बट ये लगता था। हम्म, तो इससे ये जो मेरा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो है ये कि आपका इस चीज पे क्या टेक है कि भूटी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में हम्म, इंक्लूड करा जाना चाहिए बिल्कुल। या नहीं करा जाना चाहिए? आपका इस पे हम्म, क्या टेक है, और क्यों नहीं किया जा रहा है? हम्म। सो क्यों नहीं किया जा रहा है उसका तो एक जनरल है। इंडिया बहुत ही एक महासागर है ऑलमोस्ट। तो इसमें मतलब हजारों के या लाखों के हिसाब से लैंग्वेजेस बोले जा रहे हैं मेरे ख्याल से। और बहुतों का स्क्रिप्ट है, बहुतों का स्क्रिप्ट नहीं है। तो बोटी लैंग्वेज भी उसी महासागर में एक है। हम्म। तो इंडिया क्योंकि इतना डाइवर्स है, अनलेस एंड अनटिल एक मेजर फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन उस चीज को अगर क्लेम नहीं करता है और हम्म। उस चीज को लेकर एडवोकेसी नहीं कर रहा है, एक मेजर फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, हम्म। तो गवर्नमेंट को भी उसको रिकॉग्नाइज करने में डाउट्स होगा, क्योंकि देन इट विल बिकम अ मेजर रीजनल एस्पिरेशन फॉर हम्म। मेनी अदर प्लेसेस और पीपल। तो तो इसीलिए मुझे जो लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है, उसमें एक पॉपुलेशन का एक मेजर वो है, बोटी बोलने वाले कितने हैं। तो हम्म। उस चीज को लेकर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का कुछ अप्रीहेंशन है। तो पर अभी जो है गवर्नमेंट बहुत ही कमिटेड है, हम्म। स्पेशली जो एक डिस्टिंक्ट कल्चर है और उस चीज को लेकर इतना सारा एडवोकेसी हुआ है, काम हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे जो अभी के एमपी साहब हैं वो बोटी लैंग्वेज को एक शेड्यूल में डालने का अपने कॉलेज के ज़माने से ही एडवोकेसी, वो खुद ही एक पोइट है बोटी के, खुद हम्म। ही एक राइटर है। हम्म। और काफ़ी जगह पे इन्होंने इसी चीज़ को लेकर मतलब काम किया है। हम्म। उनके भी सीनियर्स बहुत सारे एल्डरली है, जिनका हम्म। अगर नाम लेता जाऊँ तो बहुत सारे हैं। तो उन्होंने इस बोटी लैंग्वेज को लेकर काफ़ी उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जितने भी गवर्नमेंट्स आए उन सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया, हम्म। मास में सेमिनार्स किए। हमारे लिए में जो मेजर एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज करके, हम्म। उसमें ऑलमोस्ट मतलब हर चीज़ बोटी में ही हम्म। सिखाया जाता है। तो एक मेजर एक क्या बोलेंगे, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फंडेड है। तो हम्म। गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए मुझे लगता है कमिटेड है। हम्म। और इस चीज़ को हमें जल्दी ही गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन मिलने का सबका उम्मीद है। और इवन रिसेंटली एमपी साहब ने, जो पहले के एमपी हमारे जामिया जी थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उस चीज़ को लेकर एक बिल भी प्रस्तुत किया है। हम्म। तो आई एम श्योर कि ये एक ड्रीम है जो जल्दी रियलिटी होगा। हम्म। और इसके रियलिटी होने से, ये सपना पूरा होने से, लद्दाख को एक मेजर एक कल्चरल आइडेंटिटी कल्चरल मिलेगा। रिकॉग्निशन, और राइट? अपने बच्चे जो बोटी में काम कर रहे हैं, जो बोटी में हम्म। प्रोफिशिएंट है, उनको एक करियर वाइज एक हम्म। अपने उनके बिल्कुल। लिटरेचर को एक मेजर क्या बोलेंगे रिकॉग्निशन मिलेगा। हम्म। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम्म। जिसको लेकर सभी कमिटेड है। तो आपको तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है इस चीज के बारे में कि क्या वो भी ये चीज चाहते हैं कि कंजर्व हो? लोगों को लेकर लोगों को इस चीज़ को लेकर कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। पर लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आजकल हमें लगता है कि हिंदी जो है, और या फिर इंग्लिश जो है, या कोई उर्दू, या कुछ लोग बहुत अलग फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीख रहे हैं। फ्रेंच बहुत लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। तो वो बहुत फैंसी लगता है उनको। हम्म। पर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमारा स्टेट ही ऐसा हो जाएगा, बाय द टाइम बोटी लैंग्वेज एक शेड्यूल में आके रिकॉग्नाइज होके कुछ उससे फ़ायदा होने लगे, तब तक हम ही लोग होंगे जो बोटी लैंग्वेज छोड़ हम्म। चुके होंगे हम्म। और स्क्रिप्ट लिखना पढ़ना। हम्म। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर अब लोग तो एक कैजुअली जनरली कुछ नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअल पे कुछ फैमिली कर सकते हैं। पर इस चीज़ को लेकर इंस्टीट्यूशंस को, हम्म। स्पेशली जो इंस्टीट्यूशंस जो सीआईपीएस तो कर ही रहा है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या प्राइवेट के स्कूल्स हैं, उनको इस चीज़ को लेकर काफ़ी फोकस्ड करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल ये लैंग्वेज को लेकर अगर ये इंस्टीट्यूशनलाइज ना हो जाए, ये लैंग्वेज पढ़ाने का, तो वो कभी भी मास में स्प्रेड नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी
काम करने की ज़रूरत है। नहीं, ये बात आपका बिल्कुल ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि एक वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, तो उसमें LHDC का क्या रोल है, और वो कॉन्सेप्ट इन जनरल, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वाइब्रेंट विलेज जो है बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेजर इनिशिएटिव है, और मैं खेद के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे जो पहले के गवर्नमेंट का जो एक ओपिनियन था, और इस चीज़ को लेकर हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान भी है कि हमारे वाइब्रेंट विलेज जो क्या बोलेंगे बॉर्डर विलेजेस को बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए एक अनडेवलप्ड बॉर्डर होना चाहिए। एक सिक्योर बॉर्डर का जो नींव है वो एक अंडर डेवलप्ड बॉर्डर है। तो उसी जो क्या बोलेंगे परसेप्शन को तोड़ के जब मोदी गवर्नमेंट आया, तो उनका एक बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन था, एक ऑलमोस्ट कॉन्ट्रास्ट ओपिनियन था कि बॉर्डर्स को अगर हम डेवलप करेंगे तभी उनका भला होगा। तो उस चीज़ को लेकर मुझे लगता है कि उनका एक ओपिनियन इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने उसी ओपिनियन को, उसी एजेंडा को रख के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का नींव रखा है, और जिसके अंडर तकरीबन 4,800 करोड़ का उन्होंने सैंक्शन अप्रूव किया है, और जिसको लेकर ज़ोरों शोरों से पूरे इंडिया चाइना का जितना भी बॉर्डर है, विलेजेस है, उन सभी को डेवलप करने का उन्होंने प्रोग्राम रखा है। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम्स है उसको रैशनलाइज करे बॉर्डर विलेजेस में, और ऊपर से एडिशनली अगर कहीं पे क्या बोलेंगे एडिशनली अगर कहीं पे अगर कमी हो रही है, तो उनको फिर 4,800 जो करोड़ से उसमें से फंड्स ऑथराइज करके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पेश करना है, और इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट अभी हमें दिख रहा है। BRO के थ्रू ये जो CDFD रोड करके एक मेजर रूट है जो ऑन द लाइन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर जा रहा है क्रॉस, तो वो एक इंटरेस्टिंग जगह है। इसी वाइब्रेंट विलेज के ही क्या कॉन्टेक्स्ट में ही प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल गेस्ट के तौर पर हम दिल्ली भी गए थे, और 26 जैन को हमने जो परेड था, जो हर किसी का ड्रीम होता है और हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो हमने खुद लाइव उसको वहाँ पे विटनेस किया था। और इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो एक गोल है बॉर्डर विलेजेस को इम्पोर्टेंस देना, बॉर्डर को सेफ एंड सिक्योर रखना, और बॉर्डर पे जितने भी लोग हैं उनको सेफ फील कराना, ताकि वो बॉर्डर एज अ गार्डियन ऑफ बॉर्डर वहीं पे रहे। तो इसका एक मेजर एक क्या बोलेंगे इनिशिएटिव है, और वो वहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होते दिख रहा है। और कोई भी आज के डेट पे अगर बॉर्डर फाइनल लास्ट माइल तक भी जाना चाहे, तो टूरिज्म भी वहाँ तक खुल चुका है। आपने उमलिंग ला के बारे में सुना होगा, हानले में वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जिसने खरदुंगला को पीछे छोड़ दिया था, वो एट लास्ट माइल है। अभी आज के डेट में हम दिमजोक तक ही टूरिस्ट जा रहे हैं, बाइकर्स जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। आज की डेट पे तकरीबन रिजंगला पे बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं। वहाँ पे सबसे ऑलमोस्ट वन ऑफ द मेजर वॉर मेमोरियल 1962 के वॉर का मेमोरियल बना है, और तुरतुक थंग में वहाँ पे थंग करके लास्ट विलेज है जहाँ से पाकिस्तान का नेक्स्ट विलेज दिख जाता है, तो वहाँ तक टूरिस्ट जा रहे हैं। कारगिल साइड में हुंदरमन करके है जहाँ से हुंदरमन ड्रोक तक टूरिस्ट जा रहे हैं, जहाँ से नेक्स्ट विलेज पाकिस्तान का, वहाँ पे ग्रीनरी खेत वगैरह सब कुछ दिख रहा है। तो उस चीज़ को लेकर मुझे लगता है कि ये वाइब्रेंट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी, और एंड स्पेशली फॉर द पीपल लिविंग एट लास्ट माइल ऑफ बॉर्डर्स, वो है। दैट इज अ गुड पॉइंट कि नेशनल सिक्योरिटी को लेके इस मुद्दे को, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो नेशनल सिक्योरिटी जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का तकरीबन 9 रेवेन्यू विलेजेस और 20 हैमलेट्स है, और 5 पंचायत हल्का से, वो सब के सब वाइब्रेंट विलेज के लिस्ट में आता है, और वी आर गेटिंग द डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो अच्छा, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगी। तो जो भी चीज़ें पहले हुई, जो भी पहले पार्टीज ने किया, हमने देखा, सबको पता है क्या हुआ, उसके बारे में ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। बट ये
ये बोलते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका क्या टेक है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कि अभी कितना प्रोग्रेस हुआ है? डेफिनेटली जितना भी मैंने रोड्स देखी है, और आर्मी के लिए भी वो रोड्स बहुत इम्पोर्टेंट रही है, उनका पूरा वो जो है जो भी वो ट्रांसपोर्टेशन रहता है आर्मी का भी, वो रोड्स बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। बिल्कुल। ना कि सिर्फ रोड्स, और भी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और हमें भी पता है कि जिस तरह का टेरेन है, ऐसे कुछ भी बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मैन पावर और बहुत कुछ और रिसोर्सेज चाहिए। बट आपका क्या टेक है इस बारे में कि कितना हुआ है काम, और कितना होना चाहिए, और कितना हो सकता है? तो जैसे मैंने अभी बताया है, जो मेजरली बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ही वाइब्रेंट विलेज जैसे प्रोग्राम बनाए गए हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही एक्टिवली दिख भी रहा है। आज की डेट में हर एजेंसी जो गवर्नमेंट की है वो वाइब्रेंट विलेजेस को लेकर बहुत ही सीरियस और कमिटेड है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको CTFT रोड करके, जो चुशूल से लेकर तकरीबन दुमटी करके एक जगह है वहाँ तक आता है। बॉर्डर के आज के डेट में लास्ट विलेजेस में मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं। रोड का अगर आज यहाँ से ले से लेकर तकरीबन बॉर्डर पे जो भी एक्सेस रोड है, तो उनका अगर कंडीशन देखोगे तो बहुत वर्ल्ड क्लास है। और इवन टूरिस्ट और बाइकर्स सब हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस बिल्कुल। का ऑलमोस्ट काउंट ही नहीं है कि कहाँ कहाँ लगा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बॉर्डर्स पे रहते हैं उनके लिए स्पेशली लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे कर सके, ताकि वो अपना लाइफस्टाइल वहीं पे ही रिटेन करे, वो शहरों पे माइग्रेट ना हो। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बाकी सारे जितने भी उनके लाइवलीहुड के अदर जो मीन्स है उनको सस्टेन करने के लिए, जैसे चांगथंग को लेकर अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है वो उनका एक कम्युनिटी नोमैडिक सेटलमेंट है, उनका पश्मीना गोट, शीप, याक्स। तो उनके सर्वाइवल के लिए पैस्चर लैंड कैसे डेवलप करे, उनको वो एक माइग्रेटरी, तो एक जगह से दूसरे जगह पे चल नोमैडिक टाइप ऑफ लाइफस्टाइल है, तो वो कैसे कंफर्टेबल किया जा सके, उनको पोर्टेबल सोलर्स कैसे दिया जा सके, उनके लिए मिल्क चर्नर कैसे दिया जा सके, वो अंधेरे में चले तो उनके लाइटिंग्स का फैसिलिटी, बेसिक्स जो मतलब सुई से लेकर तलवार जब कहते हो ना, तो वहां से लेकर सब एंड टू एंड जो भी चीज उनको कंफर्ट दिलाए और उनका लाइफ ज्यादा से ज्यादा इजी हो सके, उन चीजों को लेकर भी बॉर्डर्स पे उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस विद रिगार्ड्स टू इट्स बॉर्डर सिक्योरिटी। तो उस पर लास्ट माइल तक काम हो रहा है, और आपको यकीन नहीं होगा, हर हफ्ते और एटलीस्ट हर एक मंथ में कैबिनेट लेवल पे सेक्रेटरीज अपॉइंट होते हैं, और वो लास्ट माइल तक जाके विलेजेस से मिलके एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए आते हैं। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स और हमारे जैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डांट भी पड़ती है कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। मैं जब लास्ट टाइम आया था, आपको यकीन नहीं होगा, यूनियन मिनिस्टर फॉर पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह जी, वो आए थे हमारे गांव में ही, रुके एक नाइट। तो वहां पे रुक के एक नाइट पूरा एक किसी के फैमिली के घर पे रुक के गए। और अभी वो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, वो फिर से आ रहे हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, छोटे से गांव में एक टाइम पे कोई पूछता, मतलब बहुत रेयरली पूछता था, और आज की डेट पे यूनियन मिनिस्टर लेवल के मतलब जितने भी बड़े मंत्री है, वो दो दो बार एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो आपको गवर्नमेंट का सीरियसनेस ऑन दिस सिचुएशन आपको यू कैन इमेजिन। तो ऐसे ही है। यही सब चीजें हैं जो हमारे जैसे आम लोग को पता नहीं चलते हैं, ना मीडिया के थ्रू, ना किसी और जरिए के थ्रू। इसलिए आपसे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट था इस बारे में। मैं आपको इंसिडेंट सुनाऊंगा कि रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर, शायद मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड और वुमेन का था, तो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी आए थे और वो एक गांव में आए थे, और गांव में आके हर रोड, इवन लोगों के घर के वॉशरूम्स कैसे वो भी देख के वीडियो बना के ले जा रहे थे। तो उस लेवल का रिपोर्टिंग, उस लेवल का जो सीरियसनेस लोगों को लेकर,
बहुत कम देखने को मिलता है। तो एक टाइम था जब गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम, सरकारी अफसर मतलब तो कुछ अलग ही ठाट थे। तो आज के डेट्स में ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको दूसरा इंसिडेंट सुनाऊंगा, जो जब हमारे मंत्री जी गिरिराज सिंह जी आए थे, तो वो उनको तब उनका हमारे गवर्नमेंट का एक स्कीम चल रहा था कि लखपति दीदी, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने होते हैं, और फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर, वुमेन लाइवलीहुड को लेकर बहुत गवर्नमेंट सीरियस था। और प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि देश में लखपति दीदियां बहुत सारे क्रिएट हो वुमेन एंटरप्राइज को लेकर। तो उस चीज में क्या है कि उन्होंने, वो इतना कंसर्न थे कि एक घर में एक सिलेंडर पे कितना खर्चा होगा और बिजली पे कितना खर्चा हो रहा है, और उसका रेशियो निकाल के उन्होंने ये कंक्लूजन किया कि बिजली से चलने वाला अगर इंडक्शन कुकर किसी को मिल जाए, वो यूज करे, तो उससे हर मंथ कुछ परसेंटेज ऑफ सेविंग्स हो जाता है सिर्फ गैस फ्यूल से। तो उसी चक्कर में उन्होंने एज अ मॉडल 3 विलेजेस को, हर फैमिली को इंडक्शन कुकर दे दिया सबको, ताकि बाकी जितने भी वाइब्रेंट विलेजेस में गांव हो वो इंस्पायर हो, उनको वो इकोनॉमिक समझ में आ जाए, और दे विल आल्सो स्विच टू समथिंग न्यू। तो इतना तो कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें बहुत आमतौर रेयरली, पे पता हाँ, नहीं चलती है। एक जो मैंने बचपन में सुना था, जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो बोलते थे कि न्यूज़पेपर में शुरुआत ही ऐसे होती है न्यूज़ से कि ये नेगेटिव वो नेगेटिव। हमारे देश में इतनी पॉजिटिव चीजें हो रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इतने लीडर्स जो है वो पॉजिटिव चीजें भी कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो सत्यार्थ में जो मेन चीज जो हमारी है, वही सत्य का जो पहलू, जैसे लोगों को वो पहलू कहीं कहीं से पता चलता है, बट अगर उसी इंसान से पता चले जैसे हमें पता चल रहा है, तो एक क्वेश्चन मेरा उसी सत्यार्थ से रिलेटेड ये है, फेस ऑफ लद्दाख की अगर हम बात करें, जेटीएन जी तो है ही, साथ में सोनम वांगचुक हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि जो प्रोमिनेंट लीडर्स, जो जिनको मीडिया मान लेता है, या फिर आजकल जिनको सोशल मीडिया मान लेता है, उनको फेस या फिर प्रोमिनेंस दे दी जाती है। ठीक है, हाँ, मैं मानती हूँ उन्होंने भी काफी कुछ किया है, बट उनके थ्रू जो इश्यूज हमारे सामने आते हैं, उन्हीं को हम एक्चुअल इश्यूज मान लेते हैं। बट आप क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे काम करते हो, बहुत सारे युवाओं के साथ भी जुड़े हुए हो या इस रीजन के, तो आप बताइए मुझे, आपका वर्जन क्या है इस जगह के इश्यूज के बारे में, कि क्या चीजें हैं जो और इम्प्रूव हो सकती हैं, और लोगों की और क्या क्या डिमांड्स है जो हम, जिन पे हम और वर्क कर सकते हैं। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और डीप बहुत सारे क्वेश्चन हो क्वेश्चन गया। हैं एक ही सवाल में। जब फेस ऑफ लद्दाख की बात किया है आपने, और सोनम वांगचुक जी का भी आपने इसमें संज्ञान नाम लिया है, तो मैं उन चीज़ों पर, मतलब मैं अगर बोलना चाहूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा, पर कुछ इश्यूज जो है, जो लद्दाख को लेकर अभी कंसर्निंग है, जो मैटर है, एक एक दो चीज़ें जो हैं, एक लद्दाखी जनरल माइंडसेट है कि हम पहाड़ में हैं, तो थोड़ा सा एक लेड बैक टाइप ऑफ एटीट्यूड हमारा हमारा, मतलब हर पहाड़ी का मुझे लगता है, जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, तो वो रहा है। तो उस चीज को लेकर हम रेस्ट ऑफ द इंडिया, रेस्ट ऑफ नेशन और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हम अगर हम compete करना चाहें, तो थोड़ा सा उसमें हमें थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा। आज की डेट पे हमारे लद्दाख में काफी बच्चों को रिजर्वेशंस भी मिलता है, और बहुत सारी चीज हम, कुछ रिजर्वेशन मिलती भी है तो हम रिजर्व करते हैं, पर हमें ऐसे सोचना है कि हम कब तक इन चीजों को पकड़ के रखें। हमें वी हैव टू कम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ ऐसे लेवल पे हमें आना है कि जहाँ पे वी नो लॉन्गर रिक्वायर एनी रिजर्वेशन एंड बी फुल्ली केपेबल ऑफ कम्पीटिंग। ये आपने एक ऐसी बात बोली है जो मैं सच में इस पे हाईलाइट करना चाहूंगी, क्योंकि देश भर में काफी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं रिजर्वेशन को लेके, बट
ये जो आपने बात बोली, अगर हम ऐसी सोच भी ले आए तो काफी प्रॉब्लम्स बिल्कुल अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी कि बिल्कुल बिल्कुल खुद को हम खुद ही एम्पावर करें रिजर्वेशन के बेसिस पे। ठीक है, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि मेरी साइड से कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट हाँ, ये तो चीज मेरा पे मैं मतलब अग्री जनरली करती हूँ। मतलब काफी क्या बोलेंगे, एक बहुत ही ये भी मतलब एक सेंसिटिव पहलू है इशू है। उसको देखने हाँ, का, ये भी। इवन मैं इस पोजीशन में रहकर भी ये बोल रहा हूँ, इट कुड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कम बैक टू मी आल्सो, नो हॉन्ट मी बैक। आपने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से और एक बहुत ही बोल सकते हैं एक मोटिवेशन लाने के तरीके से ये बात बोली है कि हम हमेशा रिजर्वेशन पे क्यों डिपेंडेंट रहे, हम कुछ ऐसे चीजें क्यों नहीं कर सकते कि रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े हमको। तो ये एक चीज है जो लद्दाख का इशू जो है, जो अब हर इशू गवर्नमेंट सॉल्व कर दे ऐसा तो नहीं होगा, कुछ इश्यूज हमें सॉल्व करने होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक ऐसा इशू है जो हम यहाँ पे फिर जो कर सकते हैं। दूसरा एक इशू है जो मुझे लगता है कि एक जो गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है, कुछ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो लद्दाख में लास्ट कपल ऑफ इयर्स बने हैं, उन चीज़ों को हम मजबूती ला सकते हैं ताकि एक टू वे ट्रैफिक की तरह दोनों तरफ से एक सॉल्व हो जाए। कुछ एक बेहतरीन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी लद्दाख में गवर्नमेंट के एंड से एजुकेशन को लेकर जितना सीरियसनेस हमें ज़रूरत है, वैसे कर तो वो लोग अपनी तरफ से 100% कर सकते हैं, पर उसे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस अगर शिफ्ट करके एजुकेशन पे आ जाए, और एजुकेशन जब बोलेंगे तो नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बट सॉफ्ट थिंग्स, स्किल डेवलपमेंट में हो जाए, या फिर कुछ एम्प्लॉयबिलिटी का स्कोप्स के लिए अगर हम कुछ ज़्यादा कर सकें, तो उन चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि एक बड़ा इशू है जो एक गवर्नमेंट लेवल पे ही इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। जो चीज़ें मुझे लगता है कि एक ग्राउंड का जो चैलेंज है वो सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरा कॉलेज है मिरांडा हाउस, वहाँ पे काफी लद्दाख का हम कम्युनिटी देखते थे, काफी लड़कियों को लद्दाख के देखते थे, जो वहाँ पे ऐसे ही पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी लोग आते थे। तो जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड है कि यहाँ पे ही अगर कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जाए कि बच्चों को जाना ही ना पड़े, तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपने शुरू में कहा कि जब लद्दाख के मुद्दों की बात करते हैं, लास्ट 5 इयर्स जो मुझे लगता है, जो हमारे एमपी साहब जामयांग जी हैं और इवन सोनम वांगचुक जी ने भी जितने भी मेजर हाईलाइट इश्यूज हाईलाइट किए हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी नहीं है, वो सब ग्राउंड रियलिटी है। एमपी साहब ने ऐसा कोई इश्यू ही नहीं छोड़ा जो पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं बिल्कुल बोला है। बिल्कुल। और सोनम वांगचुक का बहुत a major fraction of what he is saying right now is a concern, definitely not just a concern for Ladakh but for the rest of the nation and for the entire world. तो वो एक इशू है, पर इसको कैसे एक बैलेंस की, इसको कैसे बैलेंस करना है, तो वो दैट इज अप टू सोनम वांगचुक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो उस पे मैं ज्यादा नहीं कमेंट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो भी मुद्दे उठाए इस पे जरूर मुझे लगता है सबको एक इंफॉर्मेशन मिला है कि हाँ, ये भी कुछ मुद्दे हैं जो एड्रेस किए जाने चाहिए। अब मेरा अ, एक तरह से कह सकते हैं एक आखिरी सवाल जो है मेरा, वो है ये कि सेफ गार्डिंग ऑफ लद्दाख को लेके आजकल बहुत मूवमेंट चल रहा है, तो मैं बस एक ही लाइन में पूछूंगी कि आपका इसमें क्या टेक है। बिल्कुल, एक पिछले लास्ट 3 से 5 साल से शुरू हुए, जैसे ही लद्दाख को यूटी मिला, अब हर एक, क्योंकि जैसे जैसे हम लद्दाखियों का एक मेजर एस्पिरेशन था, हमें कश्मीर से अलग होना है, हमें एक लद्दाख का अलग से एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाना है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप बनाना है। तो लास्ट 70 इयर्स से लोगों ने स्ट्रगल किया इस चीज़ को लेकर। हमारे वीर गांव दोरजी स्तोपदन करके उन्होंने अपने प्राण की बलिदान भी दिया था इस चीज़ को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर 70 साल से इसका प्रोटेस्ट हुआ था कि लद्दाख में हमें ऐसे एक सोवरेन गवर्नमेंट चाहिए, ऐसे यूनियन टेरिटरी का
सेटअप चाहिए। हम्म, तो वो हमारा एक एस्पिरेशन था एक नेक्स्ट स्टेप के लिए जाने के लिए। हम्म, तो उस चीज़ को बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने, अ, और जब जामयांग जी एमपी थे उस टाइम पे पार्लियामेंट का जब सबसे बड़ा उनका जो मतलब एक वर्ल्ड फेमस जो उनका स्पीच हुआ था उसी बिल्कुल, दौरान यूटी ग्रांट हुआ था। हाँ, अब जैसे ही उस दिन हमें यूटी ग्रांट हुआ था हमारे 70 इयर्स का एस्पिरेशन मीट हुआ था और हम हम्म, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे, हम्म, दूसरे पड़ाव पे पहुंचे। हम्म, और आपको पता है कि हर पड़ाव पे एक नया चैलेंज होता है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि कल को अगर हमारा आज का जो हमारा एस्पिरेशन है वो मीट हो जाए तो कल के नेक्स्ट पड़ाव पे हमारा एक बेहतरीन कल होगा, ऐसा नहीं है। हम्म, उस टाइप पे एक दूसरा चैलेंज होगा। दूसरा चैलेंज तो आएगा। ये सेफ गार्ड को लेकर जो भी मूवमेंट चल रहा है, सेफ गार्ड को लेकर जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोगों में डिसेंट अगर आपको कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर दिख रहा है, तो वो जो है मुझे लगता है एक नेक्स्ट दूसरे जो यूटी बनने के बाद वाला पड़ाव है, उसके चैलेंजेस है। हम्म, और ये जो सेफ गार्ड है उस चीज़ को लेकर सारे लद्दाख कंसर्न है, डेफिनेटली हम भी हैं। पर जो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज का और अलग-अलग सोशल ग्रुप्स का जो ओपिनियन है, वो सेफ गार्ड को लेकर किसी को इस फॉर्मेट में चाहिए, किसी को उस फॉर्मेट में चाहिए। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा से रहेगा, है बिल्कुल, कि नहीं? हम्म, आज के डेट में अगर सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि हमें सेफ गार्ड चाहिए 6 शेड्यूल के अंदर, तो मांग वो क्या रहे हैं? सेफ गार्ड ही मांग रहे हैं। हम्म, हम्म, आज के डेट पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी दूसरे मीन्स की तरफ अगर प्रपोज कर रहे हैं या कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी कोई दूसरे मीन्स प्रपोज कर रहा है तो वो भी मांग सेफ गार्ड ही मांग रहे हैं। हम्म, वो हम्म, अल्टीमेटली सब मांग रहे हैं लद्दाख के लैंड को लेकर सेफ गार्ड, हम्म, इन्वायरमेंट, हम्म, जो जॉब एम्प्लॉयमेंट है हम्म, और स्पेशली इन्हीं चीज़ों को लेकर हम्म, जो हमारा जो मेजर जो प्रोटेक्शन रहता है हम्म, वो हर इस चीज़ पे किसी का भी सेकेंड ओपिनियन नहीं है। हम्म, पर हाँ, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस का मीन्स डिफरेंट डिफरेंट होगा। हम्म, उसके वो उनको उसमें अलग-अलग प्रोस और कॉन्स दिख रहे होंगे। हम्म, और इस चीज़ को मुझे लगता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करके लोगों को समझा के हम्म, और किसी सेटलमेंट पे आके इसको जल्दी से इम्प्लीमेंट कराना है। हम्म, क्योंकि अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि प्रोटेस्ट के ही चक्कर में ही हमारा हम्म, मतलब जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है, वो प्रोटेस्ट हम्म, में ही चला जाएगा। हम्म, और वो हम सबके लिए एक हेल्दी नहीं है। हेल्दी और नहीं रहेगा। यूटी का हम यूनियन टेरिटरी ग्रांट हुआ है जिसके लिए 70 ईयर्स से लोगों ने मेहनत किया है, हम्म, उसका जो फ्रूट है हम प्रॉपरली हम उसको रीप नहीं कर पाएंगे। रीप नहीं कर पाए। तो वही है, तो उस पे हम्म, यही है, इतना ही ओपिनियन है। हाँ, बाकी मुझे लगता है कि किसी भी मीन्स से मिल जाए सेफ गार्ड ज़रूरी है और हम हम्म, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम्म, और इसी चीज़ को लेकर मेरे जितने भी हमारे जितने भी लीडर्स हैं हम्म, और जिस पार्टी से मैं एफिलिएट करता हूँ वो सब भी इस चीज़ को लेकर कमिटेड है। कौन हम्म, नहीं चाहेगा कि जिस हिमालय से उनके पूरे देश का जो ड्रेनेज सिस्टम वहीं से चलता है, हम्म, जो क्या बोलेंगे नदियाँ जहाँ से शुरू होता है, हम्म, वो जगह पे प्रोटेक्शन किसको नहीं चाहिए होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और कौन नहीं चाहेगा कि हिमालय में जो लास्ट माइल पे बॉर्डर्स पे रहते हैं उनके बच्चों के लिए जॉब्स का रिजर्वेशन क्यों नहीं हो। हम्म, और कौन क्या बोलेंगे उनको जॉब उनके पास क्यों नहीं रहे, हम्म, तो उनको जॉब क्यों नहीं मिले। सबसे हम्म, इम्पोर्टेंट हम्म, वो शायद ही कोई होगा अपने देश में। बिल्कुल, तो उस चीज़ को लेकर किसी को भी किसी भी चीज़ को लेकर डाउट नहीं होना चाहिए और हमें पूरा इस महान देश पे हमें गर्व है। और हम सभी को ही इस चीज़ को लेकर बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि कुछ लोगों के एक अपना पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, पर्सनल एजेंडा हो सकता है, उस चीज़ हम्म, को लेकर वो अपना-अपना देखें। तो उस बिल्कुल, चीज़ को बिल्कुल। लेकर तो शायद एक वही टाइम जैसा विल बी द आपने कहा सॉल्यूशन। कि हुँ, सत्य के कई पहलू होते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल, कई लोगों के कई उसके लेके ओपिनियंस होते हैं, बिल्कुल। तो वो तो चलता रहेगा। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू आप जी, थैंक यू अपना जी। कीमती मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पे कि आप खुद यहाँ आए चल के, हुँ, इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बाद भी आप खुद यहाँ पे आए, तो एक और आपका हम्बल पर्सनैलिटी का जो वो पार्ट है, हुँ,
तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मैं ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा बोला नहीं है, तो जहाँ भी मौका मिले और स्पेशली जब आपने बुलाया तो आई एम ऑनर्ड कि यहाँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बोलने को मिला है। पर या इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप यहाँ पे आए और मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगी कि ये जो भी हमारा डिस्कशन है, हम इनके साथ और भी बातचीत करेंगे और भी टॉपिक्स के बारे में, बट इस एपिसोड के लिए इतना ही, और आगे हम ज़रूर डेफिनेटली और कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। थैंक यू। थैंक यू। झूले, नमस्कार। थैंक यू।